नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करवाना चाह रहे हैं जिनके पिता पुलिस विभाग में ही थे, आरक्षक के पद पर थे। घर में जो अच्छे अधिकारी होते थे, आईपीएस अधिकारी, उनकी फोटो लगाई जाती थी और उस फोटो को देखकर मन ही मन इंस्पायर होते रहते थे कि मैं भी एक दिन एक अच्छा आईपीएस अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। फिटनेस को लेकर बहुत गंभीर हैं शुरू से ही। वो ये कहते हैं कि जब तक मैं 10 किलोमीटर नहीं दौड़ता, जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है दिन में कुछ ना कुछ चीज छूट गई है, आज मैं शायद जिंदा ही नहीं हूं। तो फिटनेस में भी उतने ही माहिर हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई अक्षय कुमार साहब का। नमस्कार सर। मैं आपको सर पीछे लिए चलता हूं, वारंगल, जहां आपका जन्म हुआ था सर। थोड़ा सा वारंगल के बारे में बताएंगे सर। हाँ, सबको नमस्कार। मेरा जन्म वारंगल में हुई थी और मेरा बचपन पूरा वारंगल में गुजर गई थी। तो मेरा स्कूलिंग या कॉलेज +1 +2 तक तो वारंगल में हुई थी। तो मेरा फादर का प्रोफेशन तो सब वारंगल में हुए थे। तो मेरा बचपन जो भी है मोस्ट ऑफ द टाइम बचपन पूरा वारंगल में हुई थी। मैंने सुना है सर पीसीएम बहुत प्रिय था शुरू से। मैथ्स में रुचि का कुछ खास कारण सर? खास कारण कुछ नहीं थी। अच्छा समझ में आती थी, सॉल्व करने में मज़ा आता था। तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट था मैथ्स में। तो +1 +2 भी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लिए थे, लोकल कॉलेज से ही पढ़ा था वारंगल में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी केमिकल इंजीनियरिंग में किया था, लेकिन उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है। तो जीवन में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है सर, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। पिता तो पुलिस में थे सर, पिता के बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि आरक्षक थे वो, मैंने सुना कि हेड कांस्टेबल होकर रिटायर हुए, लेकिन उनका बेटा आज एक जिले का एसपी है सर। वही है, फादर पुलिस में थे पहले, अभी रिटायर हो गए, अभी जस्ट 1 ईयर पहले रिटायर हो गए थे। पूरा वारंगल में ही पोस्टिंग था उनका। तो जब वो मतलब काम करता था, पूरा घर आके हमको भी बताते थे कि काम कैसे रहता है, क्या है, कितना स्ट्रेसफुल रहता है, आज कहाँ गए हैं, आज क्या किए हैं। और उनके सीनियर्स के बारे में भी बताते हैं, चाहे वो उनका सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो भी है, नहीं तो डीएसपी है, एसपी साहब लोग हैं, उनके बारे में वो लगातार हमसे बातचीत करते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हमारा देखभाल करते हैं। तो फिर घर का माहौलिंग भी पूरा पुलिस टाइप का एनवायरनमेंट होता था। और हम बचपन में जब पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, ऑब्वियसली तो वो कॉलोनी पूरा पुलिस कॉलोनी होती थी। तो एक्सपीरियंस काफ़ी है पुलिसिंग की रिगार्ड में बचपन से ही। तो ये पूरा फादर की वजह से ही हुआ। तो ऑब्वियसली आज मैं यहाँ हूँ, उसका मैक्सिमम क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। वारंगल जिला छत्तीसगढ़ से बहुत सिमिलर है कई दृष्टि में सर, क्योंकि नक्सल वहां भी आपने देखा बचपन से। जिस जगह आप फिलहाल अभी पदस्थ हैं वो भी पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है, पूरा बस्तर। वारंगल में रहते रहते क्या नक्सलिज्म को आपने बहुत करीब से देखा था वहीं? हाँ, मतलब ये नक्सलिज्म जो है मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि बचपन से हम ये देखते हुए आ रहे हैं। हमारा जो गांव है वारंगल के पास, जो गांव रहता है गनपुर करके, वहाँ भी पूरा नक्सल इन्फेस्टेड था गांव। पूरा गांव में भी नक्सली लोग आते थे। कई बार हमारा भी उनसे मुलाकात होती थी जब बचपन में। मेरे को मतलब उतना आइडिया नहीं है अभी, तो उतना मैं रिमेम्बर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं बचपन में मिला था उनसे, मुझे याद है वो चीज़ें, मुझे याद है। तो फिर ये चीज़ जो है, ये हमारे लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। और छत्तीसगढ़ का तो पूरा बॉर्डर, वारंगल तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था। तो ऑब्वियसली बचपन से हम ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हमने बहुत करीब से देखे हैं। और उसका उस समय सोचते थे कि इसका सोल्यूशन क्या है करके। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस सोल्यूशन का एक पार्ट मैं भी हूँ। यस। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड सर, पीसीएम के बाद आपने इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी भोपाल एक समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे, मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ हुआ करता था। एनआईटी भोपाल की कुछ यादें जो याद आती? बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा 2012 से लेकर 16 तक जो पीरियड थी, 4 साल का पीरियड थी। तो फिर मैं भोपाल से मैं पढ़ाई किया था, कॉलेज से पढ़ाई किया था। तो ऑब्वियसली तो इंजीनियरिंग की यादगारें तो बहुत होती है, क्योंकि उधर नया नया चीज़ सीखने को मिलते हैं, नया नया फ्रेंड्स मिल जाता है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया वहाँ स्टूडेंट्स आते हैं। तो ऑब्वियसली कई सारे स्टूडेंट्स हमसे स्टूडेंट्स का मुलाकात एक दूसरे से होता है। तो फिर बहुत सारे मतलब वही है,
हम नया स्पोर्ट्स खेलने सीखते हैं, नया किताब पढ़ने सीखते हैं, नए टीचर से मिलते हैं, नया प्रोफेसर से मिलते हैं, और नेक्स्ट ज़िंदगी में क्या करना है करके उसी से एक स्टेप फॉरवर्ड वही से हमको मिल जाता है। तो फिर जब मैं पढ़ाई करता था कॉलेज में, तो फिर 3rd ईयर 4th ईयर के टाइम पे मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी को सीरियसली लेने की समय आ गया है। तो फिर तब से मैं मतलब ऑप्शंस के लिए देख रहा था कि क्या करना उचित होगा करके। तो मैं एक बार सोच रहा था कि क्या क्या हो सकता है अभी। अब नेक्स्ट 1 ईयर के बाद तो मेरे को कॉलेज से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, निकलने के बाद मैं क्या करूं। तो उस टाइप का चीज़ें जब सोचने लगा था, तो मुझे ये समझ में आया कि बचपन से तो मेरा पैशन सिविल सर्विसेज से ज़्यादा आईपीएस था पैशन। तो ऑब्वियसली तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा करके एक बार नोटबुक लेके मैं पूरा नोट करना शुरू किया था इंटरनेट में। जो पहले जो क्रैक किए थे उनका बातें सुनते थे हम, उनका इंटरव्यूज देखते थे। तो फिर तब मुझे एक रोड मैप मिल गया कि मुझे भी ये करने की ज़रूरत है। तो फिर तब से मैं प्रिपरेशन भी चालू किया था, 4th ईयर से प्रिपरेशन चालू किया था सिविल सर्विसेज के लिए। तो फिर मैं प्लेसमेंट के लिए भी अटेंड नहीं हुआ था कॉलेज में, जो कंपनीज आते हैं हमको रिक्रूट करने के लिए। तो फिर मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मैं कॉलेज में जब था, मैं 20-30% ऑफ सिलेबस तब कंप्लीट कर चुका था। तो फिर आगे जो 60-70% है वो मैं कॉलेज के बाहर आने के बाद जब हैदराबाद में हम रहना शुरू किए थे फ्रेंड्स के साथ, तो तब मेरा बाकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। मैंने सुना है सर, घर में हर तरफ कमरे में आईपीएस अधिकारियों की फोटोग्राफ्स लगी होती थी। उस फोटोग्राफ को भी देखने से कुछ बचपन से ही ये लगा था कि आईपीएस इनकी तरह ही बनना। और मैंने सुना है कि वारंगल के जो एसपी थे उनको बहुत इंस्पिरेशनल आप अपने जीवन में मानते हैं, उनसे बहुत इंस्पिरेशन आपने ली। हाँ वही है, मतलब मेरा जीवन में जो भी हुआ था पुलिसिंग के रिगार्ड में, तो फिर वो आदत एक्चुअली फादर से शुरू हुआ था। फादर जो भी हमको बोलते थे वो हम सुनते थे। फादर जो भी आदत हमको बनाता था वो आदत हमारा भी बन जाती थी। तो फिर वही है, उनको जो भी आईपीएस ऑफिसर से एसपी उनको अच्छा लगते थे, वो उनके बारे में आके हमको डिस्क्राइब करते थे, बताते थे। तो फिर हमको भी अच्छा लगता था कि वो ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। तो फिर उनको मतलब अगर एक ऑफिसर अगर चाहते हैं तो इतने सारा लाइफ्स में वो चेंज ला सकता है करके। तो उमेश चंद्रा करके एक ऑफिसर रहते थे, मुझे अभी भी याद है, उनको नक्सली लोग मार दिए हैदराबाद में। तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें फादर में बताते थे, वो कैसे बिहेव करते सबॉर्डिनेट्स के साथ, कैसे काम लेते थे सबके साथ, और कैसे सबॉर्डिनेट्स को इंकरेज करते थे काम करने के लिए करके। तो फिर उस टाइप की चीज़ जब हम सुनते हैं तो फिर हमको भी लगता है कि ज़िंदगी में एक मोटिवेशन मिल जाता है, इंस्पिरेशन मिल जाता है, एक रोड मैप मिल जाता है कि इस दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। इंजीनियरिंग के बाद हैदराबाद जब यूपीएससी की तैयारी के लिए आप पहुंचे सर, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, लोग अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं। कभी किसी का प्री हो जाता है तो मेंस पटक जाता है, मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू में। पहली बार में सब कुछ क्लियर करना, क्या कुछ ऐसा रोड मैप शुरू से तैयार किया गया था कि यार पहला ही अटेम्प्ट देना और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है? रोड मैप तो पहले से ही तगड़ा था, क्योंकि अब तो इसको डिले करने की कोई मतलब नहीं है। अब जो अगर पढ़ाई करना है तो ठीक से करना है, अगर कुछ भी अगर करना है तो ठीक से ही करना है। अगर थोड़ा हाफ हार्टेड एफर्ट हम लगा देंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा। तो फिर हम पूरा सिलेबस पूरा यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया तो उसको देख लिए थे, और उसके लिए जितने भी बुक्स जरूरत है बुक्स पूरा मंगा लिए थे और पढ़ना चालू किए थे। और राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। तो फिर कभी मुझे एक कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगा है। तो कुछ भी चीज़ें हैं समझने के बाद लगता था कि वो बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पहले भी बहुत सारे लोग क्लियर किए हैं, मेरे बाद भी बहुत सारे लोग क्लियर करेंगे। तो फिर ऑब्वियसली मैं ये सोचा था कि मेरे से क्यों नहीं बनेगा ये। तो ऑब्वियसली उस थॉट से मैं तो आगे बढ़ा था, और लक भी अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हार्डवर्क से ही यहाँ तक आ गया हूँ, नहीं। बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये है कि उनका किस्मत या लक जो भी है वो शायद उस समय के लिए इंटरव्यू में जब वो बैठते हैं तो फिर उस समय के लिए उनका किस्मत अच्छा नहीं है, शायद हो सकता है। तो फिर मेरा उस दिन अच्छा था तो फिर निकल गया, हो गया। जब भोपाल पहुंचे तभी पहली बार पता चला कि इतना अच्छा आप दौड़ते भी हैं। बचपन से नहीं लगा कि रनिंग में बहुत अच्छा करता था? नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वॉकिंग करते थे, कोई भी काम से जाते थे, इधर उधर जाते थे, लेकिन मुझे फिटनेस के बारे में कॉन्शियसली कभी सोचा ही नहीं था कि फिटनेस एक चीज़ होता है करके। क्योंकि जब प्रिपरेशन हम करते थे तब भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग में एक ही चलता था कि प्रिपरेशन, वो सिलेबस जो भी है, बुक्स जो भी है, पढ़ाई जो भी है, यही चलता था दिमाग में।
जब मैं क्लियर करने के बाद जब फाउंडेशन कोर्स में जब मैं गया था भोपाल में, क्योंकि मेरा पढ़ाई भी भोपाल से हुआ था और फाउंडेशन कोर्स भी भोपाल से हुई थी, तो जब मैं भोपाल में आया था तब मुझे लगा था कि अब क्या है, बॉडी पे फोकस करने का टाइम आ गया है। क्योंकि तो अगर बॉडी ठीक नहीं बनती है या हम फिट नहीं रहते, फिजिकली हम फिट नहीं रहते, तो मेंटली हम फिट तो रह नहीं पाते हैं। तो फिर मेरा आइडिया है, ये मेरा मानना है। तो तब से मैं थोड़ा कार्डियो पे फोकस किया था, रनिंग पे फोकस किया था, तब मुझे अच्छा लगा था। तो उस दिन से लेके आज तक कभी ये आदत तो कभी मैं छोड़ा नहीं। मैंने सुना है कि रोज 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं। जिस दिन ऐसा नहीं करते, ऐसा लगता है कि जिंदगी में आज का दिन कुछ छूट गया, आज शायद हम जिंदा ही नहीं हैं, ऐसा आप कहते हैं? मतलब सही है, क्योंकि वो एक बार वो एडिक्शन बन जाता है, आदत पड़ जाता है, तो फिर इसके बाद तो वो आदत से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ अच्छी आदत होते हैं, अच्छे एडिक्शन होता है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एडिक्शन है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एडिक्शन जो है लाइफ लॉन्ग मतलब मेरे पास रह जाएगी। इसके बाद सर मैं बाकी चीजों की अगर बात करूं तो यूपीएससी सिलेक्शन हुआ 2018 बैच आपको मिला सर, छत्तीसगढ़ कैडर मिला। जब पहली बार खबर ये आई, पहली बार पता चला यूपीएससी का सिलेक्शन हुआ, पिता का पहला एक्सप्रेशन क्या था सर? मतलब उनको यकीन नहीं हुआ था कि सच में हुआ था कि नहीं, एक बार फिर से चेक करो करके बोले थे। तो वही है, क्योंकि इतना क्या बड़ी बड़ी पद है, तो ऑब्वियसली तो उनको लगता होगा, ऑब्वियसली लगता ही है कि सच में सिलेक्शन हो गया कि नहीं, एक बार फिर से चेक करो करके बोले थे। तो मैं भी फिर से चेक किया था एक्चुअली। अगर मतलब तुम ही वो वाई अक्षय कुमार हो, कोई दूसरा भी है? वो भी हो सकता है। तो फिर मैं भी फिर से 1-2 बार चेक किया था। चेक करने के बाद मुझे लगा था कि मैं ही हूँ। तो फिर ऑब्वियसली दे वर हैप्पी। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सब लोग, पेरेंट्स भी हैप्पी है, सब लोग हैप्पी है, मैं भी खुश था। तो फिर हो गया। एक पिता जो जीवन भर आरक्षक के पद पर रहे सर, उनके लिए उनका बेटा एक आईपीएस अधिकारी बनना, जब मुलाकात हुई तो किन शब्दों में उन्होंने बयां किया सर? वो शब्द नहीं था एक्चुअली, वो साइलेंट पीरियड था। वो मतलब वो बता नहीं सकते वो चीज़ें, क्योंकि वो बहुत इमोशनल मोमेंट्स थे। तो यस, आई हैव एंजॉयड दोज मोमेंट्स। इसके अलावा सर छत्तीसगढ़ जब आप आए तो पहला जिला मोहला मानपुर रहा सर। कहते हैं कि जिंदगी में पहली पोस्टिंग एज एसपी जहां होती है वो उनकी जिंदगी का पहला प्यार होता है। वैसे भी मोहला मानपुर सर उस समय जब आप गए थे तो उस समय जिला बना ही हुआ था, जिला बनने की घोषणा बस हुई थी, जिला बना नहीं था। ओएसडी के रूप में आप वहां गए थे। वो समय याद आता है कि एक नए जिले को जो जिला बनने जा रहा है उसको स्टैब्लिश करना, कलेक्टर बिल्डिंग कहाँ होगी, एसपी कार्यालय कहाँ होगा, बाकी मशीनरीज कहाँ बैठेगी, कोई संसाधन नहीं, सब चीज में जूझना है। क्योंकि राजनांदगांव से नया नया अलग होकर उसको जिला बनना था सर मोहला मानपुर। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग पीरियड था, क्योंकि फर्स्ट एसपी तो है ही, लेकिन जिला का एस्टैब्लिशमेंट को पूरा खड़ा करना इज अ न्यू चैलेंज। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, फर्नीचर को लेके, गाड़ियों को लेके, बाकी अदर थिंग्स को लेके बहुत सारा मारामारी होता है। क्योंकि राजनांदगांव से कैरागढ़ भी बनी थी, हमारा जिला मोहला मानपुर भी बनी थी, तो ऑब्वियसली तो फिर अच्छे अच्छे जो भी चीज़ें हमारे जिला में लाएंगे करके हमको भी वो इंटेंशन रहता है ऑब्वियसली। तो उसके लिए बहुत सारा वो फाइट किए थे, प्रयास किए थे, अच्छे अच्छे चीज़ें कुछ लाए थे। और बिल्डिंग्स कहाँ होनी चाहिए, पुलिस लाइन कहाँ होनी चाहिए, कंट्रोल रूम कहाँ होनी चाहिए, हमने जो रोड मैप बनाए थे आगे वही रोड मैप पर जिला चलेगी करके कभी कभी गर्व भी महसूस होता है। तो वो जो पीरियड थी मोहला मानपुर का, जो 1 ईयर का पीरियड थी, वो मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा पीरियड माना जा सकता है। क्योंकि काम भी बहुत अच्छा किए थे, बहुत जिला बहुत पीसफुल रहा है, पब्लिक भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए थे। अभी भी हमको फ़ोन करते रहते हैं वहाँ से, कुछ होता है तो बताते हैं, अगर कुछ बड़ा इवेंट होता है तो हमको बुलाते हैं उसमें। अभी भी पब्लिक पूरा जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छा लगते हैं। मतलब उसके बारे में अगर सोचते हैं, क्योंकि फर्स्ट एसपी में ही था, जिला को कड़ा हमने किए थे, तो फिर अच्छा लगता है। बहुत लोग जो आपको जानते हैं वो यही कहते हैं कि सर बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम फैमिलियर हो पाते हैं किसी से, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि सर फिल्मों के बहुत शौकीन है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी बहुत देखते थे। शुक्रवार हैदराबाद का वो दिन, बिरयानी और फिल्म। तो वही है, जब प्रिपरेशन हम करते थे 2 ही चीज़ें होते थे, एक पिक्चर है, एक बिरयानी ऑब्वियसली। तो हैदराबाद जो भी जाता है तो ये दोनों तो करके ही आता है कंपल्सरी। जब मैं प्रिपरेशन के लिए हैदराबाद में 1 साल रहा था तब ऑब्वियसली तो हम पिक्चर का बहुत शौकीन रहते थे। मतलब अभी बंद हो गया क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है। तो उस समय का पीरियड बहुत अच्छी पीरियड है, क्योंकि पढ़ाई करते थे, पिक्चर देखते थे, बिरयानी खाते थे, यही पीरियड है, लगातार वो चलती थी। तो अभी भी याद आता है वो चीज़। अभी भी शौक है पिक्चर देखने का कि वो शौक? शौक तो हूँ, लेकिन
टाइम नहीं मिलता है। यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि पहले अटेम्प्ट में प्री, मेंस और इंटरव्यू आपने क्लियर किया। क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ्स रहा शुरू से, इंजीनियरिंग आपने किया, केमिकल इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट की, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस लिया। जो लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली क्या होता है, पहले आप मतलब कौन सी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एक बार आप देखिए। देखने के बाद उसमें से टिक लगाइए कि कौन कौन सी आपको अच्छा लग रहा है, बस फर्स्ट इंस्टेंस पे। ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आप ट्राई करिए। उसके बाद 4-5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करने के बाद उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आपको समझ में आता है कि इसका मतलब ये सीखने के लिए आपका मतलब ये पढ़ाई करने के लिए, ये सीखने के लिए आपका रुचि है कि नहीं, आपको पता चलेगा। जैसे पता चलेगा तो फिर उसमें एक बार पढ़ के देखिए, 1-2 चैप्टर पढ़ के देखिए, आपको समझ में आता है कि ये आपको काम आएगी कि नहीं काम आएगी, आपको आगे बढ़ा पाएगी कि नहीं बढ़ा पाएगी। तो ऑब्वियसली मुझे जब मैं देखा था 2-3 सब्जेक्ट में देखा था, देखने के बाद मुझे लगा था कि पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए बेटर है। तो फिर सही में मतलब वो प्रूव भी हो गया, क्योंकि मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो फिर ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठा हूँ आज पॉलिटिकल साइंस की वजह से। तो और एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ ये बोलता हूँ कि मतलब बहुत सारा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन के बीच में 1000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, इतने सारे लाखों लोग एग्जाम लिखते हैं तो 1000 लोग सेलेक्ट करते हैं। आईएएस में आना है तो और 180 लोग, 150 लोग सेलेक्ट हो, आईपीएस में आना है तो 150 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। वो कंपटीशन में से वो 300-400 लोगों में की लिस्ट में अगर आपका नाम आप देखना चाहते हैं तो फिर आपके अंडर में कुछ स्पेशलिटी होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या है, अभी इंफॉर्मेशन जो है डेमोक्रेटाइज हो गया, सबके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उसमें इंटरनेट भी है। अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है कुछ सीखने के लिए, अगर पैशन आपके अंदर में जज्बा जो है अगर रहती है, तो फिर ऑब्वियसली आप प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकता है। और राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से करिए, डेली प्रिपरेशन करिए, और जो भी आप काम करते हैं प्रिपरेशन के बारे में सोचिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 घंटा में 24 घंटा प्रिपरेशन करो, लेकिन जो 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आप प्रिपेयर करते हैं तो क्वालिटी प्रिपरेशन करिए। और जब आप प्रिपेयर करने का टाइम पे कुछ और मत सोचिए, कुछ डिविएशन मत रखिए, डाइवर्शन मत रखिए। जो टाइम आप बुक्स के लिए दे रहे हैं, सिलेबस के लिए दे रहे हैं, वो टाइम जो है आप सिर्फ उसी के बारे में सोचिए और प्रॉपर प्रिपरेशन करिए, ताकि 1 ईयर में आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब जितना जल्दी हो सके आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने सुना सर स्कूल जाने की आदत सुबह 9 बजे थी, आज भी वही आदत मेंटेन है? 9:30 बजे बिल्कुल आप ऑफिस आ जाते हैं। शायद आपके चलते पूरे स्टाफ को भी 9:30 बजे ऑफिस आना पड़ता है। वही है, क्योंकि जल्दी उठ जाता हूँ तो फिर घर में कुछ काम नहीं रहता करने के लिए, तो ऑब्वियसली ऑफिस आ जाता हूँ। 9:30 को ऑफिस आ जाता हूँ, क्योंकि जब बचपन में हम स्कूल जाते थे, नहीं तो पुलिस एकेडमी हैदराबाद में जब सुबह सुबह उठते थे और क्लास चले जाते थे, उसी टाइप का अभी भी आदत वो बनी हुई है। और तो फिर जब मैं आ रहा हूँ तो फिर ऑब्वियसली स्टाफ को तो आना ही पड़ेगा। मैडम के बारे में कुछ बताएंगे सर? मैंने सुना है साइबर सिक्योरिटीज में मास्टर्स मैम ने किया है सर। मुलाकात कहाँ हुई थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अब पेरेंट्स ने ढूंढ लिए हैं तो फिर हमने ओके बोले हैं, तो फिर शादी हुई है। ज़्यादा उसमें ज़्यादा खास बात कुछ नहीं है, लेकिन वही है, वो शादी से पहले वो ऑस्ट्रेलिया से साइबर सिक्योरिटी में कोर्स किया है, मास्टर्स किया है। तो फिर अभी तो हाउस वाइफ ही है, क्योंकि बच्चा भी हो गया तो ऑब्वियसली टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई तो घर में है। मैंने सुना है कि सर बिना देखे वाली सगाई थी जो हुई आपकी। सही है, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन ही देखे थे अपन एक दूसरे को। उससे पहले तो वीडियो कॉल में देखे थे। अभी तो वीडियो कॉल आने के बाद, ये सब आने के बाद ऑब्वियसली मिल के देखने की जरूरत शायद कम पड़ गई होगी सभी के साथ। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे ही हो गया। तो एनीवेज वी आर हैप्पी नाउ। नहीं, लोग तो अक्सर पहले मिलते हैं, फिर कुछ मुलाकातें होती हैं, उसके बाद शादी के लिए हाँ किया जाता है। और आप भी इसी समय के हैं, कोई बहुत पुराने तो है नहीं। 2018 में आपका भी पहला सिलेक्शन हुआ, तो लेकिन फिर भी मिलने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली थॉट्स तो एक्सचेंज कर ही सकते फोन पे, तो वही किए थे। अब फिर अभी तो हैप्पी है। इसके अलावा सर अभी कोंडागांव बहुत महत्वपूर्ण जिला है, वो जिला जो नक्सल प्रभावित हुआ करता, अभी तो खैर बहुत कम घटनाएं न के बराबर है। फिर भी कुछ कोंडागांव के बारे में, जब से आप यहाँ आए? मुझे आके 15 महीने हो रहा है, 15 मंथ्स हो रहा है। तो फिर 15 मंथ्स में बड़ी लॉ एंड ऑर्डर कुछ होने नहीं दिया अपन। और सबसे अच्छा इंटरेक्शन है, सारे कम्युनिटी से अच्छा इंटरेक्शन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा इंटरेक्शन है, हमारा कलेक्टर सर से भी अच्छा इंटरेक्शन है। तो जिला को अभी तक तो बहुत अच्छा चला है, स्मूथ मैनेज किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जितना भी दिन मैं यहाँ रहूँगा तब तक हम ऐसे ही काम चला लेंगे। पीपल भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो फिर पहले आके बात करते हैं। मैं भी क्या है, कोई भी आता है तो 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ किसी को भी, क्योंकि मेरे जितना भी इंपॉर्टेंट काम में रहता हूँ वो काम को बगल में रख के पहले जो आया है उनसे मिलता हूँ,
उनसे सुनता हूँ। मतलब प्रॉब्लम अगर किसी के पास होगा तो फिर सोल्यूशन भी उसी के पास होगा। उन्हीं को हम पूछेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम यह है, आप जानते हैं, तो फिर सोल्यूशन भी आप ही बताओ, तो फिर सोल्यूशन बताएंगे। अगर लीगली हम कुछ कर सकते तो हम करेंगे। चरण पादुका अभियान की बहुत सराहना होती है सर मोहल्ला मानपुर में। क्या वो अभियान था जिसको लेकर काफी बच्चों के साथ आप लोग जुड़े सर? हाँ, जब हम मोहल्ला मानपुर में थे तो एक अभियान ही चालू किया था, चरण पादुका अभियान करके। तो जरूरतमंद बच्चे को जो भी है इंटीरियर एरियाज में हम जाके, मैं और कलेक्टर सर जाके जूता वितरण करते थे। वो जूता वो लोग यूज़ भी करते थे, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम वहाँ ऑब्जर्व किया था कि वो लोग नंगे पैर घूमते थे, बच्चे लोग जो भी हैं। तो मुझे लगा था कि ये तो अपहोल्डिंग देयर राइट्स टाइप का भी हो गया है। तो फिर ये अगर चीज़ें हम करेंगे तो बेटर रहता है करके हम जब से क्योंकि बच्चे जब आते हैं वितरण करते समय तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी आते हैं उनका, तो पेरेंट्स भी आते हैं, तो पेरेंट्स से हमारा इंटरेक्शन भी हो जाता था। जो उनका जो भी समस्या है वो भी हम सुनते थे। हम अगर स्पॉट पे अगर हल करने की कुछ समस्या होती है तो हल कर देते, नहीं है तो अगर ऑफिस जाके कुछ करने की वो होता है तो ऑफिस जाके भी करते थे। तो फिर अच्छा पीरियड था वो 1 ईयर। क्या है, हम लगभग 1500 to 2000 स्टूडेंट्स को हम टच किए थे, और अभी भी वो लोग हमको याद रखते हैं उस चीज़ के लिए। बैडमिंटन और क्रिकेट का भी बहुत शौक है, सुना है मैंने सर। सही है। अब फिटनेस तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी 2-3 स्पोर्ट्स ऐसा होना चाहिए कि आप जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर मेरे लिए क्या है, बैडमिंटन क्रिकेट जो दोनों क्या है, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खेलता था। अभी भी अगर कोई बुलाता तो जाता हूँ, खेलता हूँ। तो लेकिन क्रिकेट के लिए क्या है, 11 लोग चाहिए होगा, नहीं है तो कुछ बड़ा टीम चाहिए होगी। बैडमिंटन के लिए भी 3-4 लोग चाहिए होंगे। तो लेकिन मतलब जब लोग मिलता है खेलने के लिए या कुछ करने के लिए तो फिर शाम को भी खेल सकते हैं। हर अधिकारी का एक ड्रीम होता है सर कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। दूसरा जिला है आपका, पहला मोहल्ला मानपुर, दूसरा अभी कोंडागांव। कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वाई अक्षय कुमार? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद? मैं आगे 10 साल के लिए नहीं सोचता हूँ। अभी तक जो हुआ उसके बारे में एक्चुअली ज़्यादा सोचता हूँ। अभी तक यहाँ तक पहुँच गया मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन आगे की सोच भी रखना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ भी मैं जाता हूँ थोड़ा अच्छा काम करके दिखाता हूँ, ये मेरा सोच है। तो फिर आगे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ मैं। अभी तक जहाँ तक मैं आ गया था, खुद की मेहनत से आ गया था, तो फिर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। और अभी तक तो जो दो जिला हम किए थे, एक मोहल्ला मानपुर हो गए, कोंडागांव भी ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो गया। तो फिर दोनों जिला में अच्छा काम हुआ था, और पब्लिक भी हमको तो मानते हैं, तारीफ करते हैं। तो फिर जब कोई हमारे बारे में पॉजिटिव बोलता है तो अच्छा लगता है। यही काम हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे करके मेरा आशा है। पिता आते हैं सर देखने यहाँ कभी? हाँ, आते हैं, कभी कभी आते हैं। कैसा लगता है उनको एक एसपी के घर रुकना, एक एसपी के तरह वर्दी में आपको देखना? माता जी आती होंगी यहाँ पर, आते हैं। वो समय वारंगल का और आज ही समय कोंडागांव का। हाँ, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि शुरुआत में और अच्छा लगता था उनको, अब तो नॉर्मल हो गया, यूज्ड टू हो गया है। तो लेकिन अभी भी वो मतलब जिस पद में मैं हूँ और जिस पोजीशन में मैं हूँ उसको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं वो, क्योंकि वो बहुत सारे लगभग 30-35 ईयर्स वो डिपार्टमेंट में वर्क किए थे। तो ऑब्वियसली उनको पता है कि कितना बड़ा पोस्ट है। तो अभी भी उतना इज्जत से बात करते हैं, उतना इज्जत देते हैं, पद के लिए उतना इज्जत देते हैं, और हमेशा बोलते हैं कि कमिटेड होकर काम करना और सबऑर्डिनेट्स का वेलफेयर हमेशा ख्याल रखना। छत्तीसगढ़ में इन इलाकों में, आप मोहल्ला मानपुर भी कुछ नक्सल प्रभावित इलाका वहां भी रहा है, कोंडागांव में निश्चित तौर पर नक्सल प्रभावित इलाका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशंस हो रहे हैं लगातार, निश्चित तौर पर रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे हैं नक्सलियों की, जो समझ में आ रहा है, लगातार खदेड़ते जा रही फोर्सेस पीछे। पहले के कोंडागांव जब आप मोहल्ला मानपुर में थे और अब का बस्तर, कितना फर्क आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है। लास्ट 6 मंथ्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है जिस तरह का ऑपरेशन हम अभी चला रहे हैं उसी टाइप का ऑपरेशन हम चला लेंगे तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में पूरा की पूरा वाइप आउट हो जाएगा नक्सलिज्म, और एरिया का पूरा डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और मैं यही आशा कर रहा हूँ, क्योंकि अब जैसे सभी बस्तर रेंज के ज़िले के सभी, उनके अबुझमाड़ में अभी भी कुछ हिस्सा बचा है, उसको भी हम क्लियर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किस तरह से आप देख रहे हैं? मोहल्ला मानपुर में आप रहे, कोंडागांव में, यहाँ के बच्चे सिलेक्शन बहुत कम है सर यूपीएससी में आज भी। अब तो फिर भी 1-2 नाम आ जाते हैं, पहले तो वो भी नहीं आते थे। क्या लगता है, प्रतिभा की कमी है, प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, या वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जिस प्लेटफॉर्म के वो हकदार हैं सर? आप ही जवाब दिया है, क्योंकि पहले से थोड़ा बढ़ गया करके। अब नेक्स्ट आने वाले समय में क्या और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपोजर अभी बढ़ रहा है, क्योंकि गांव-गांव में टावर पहुंच रहा है, इंटरनेट पहुंच रहा। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर मैं वही आशा कर रहा हूँ
कि इस टाइप का एरिया से, जब बस्तर टाइप का एरिया से अगर लोग आगे, क्योंकि अभी कोंडागांव से मुझे सुनने में आ रहा था कि एक इंस्पिरेशन बन जाएंगे, तो फिर इस टाइप के लोग और ज़्यादा आ जाएंगे मेरे ख्याल से, बहुत सारा तेज़ी से ये लोग आ जाएंगे अब, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एजुकेशन एक जैसा चीज़ है कि आपका पूरा ज़िंदगी बदल सकता है, तो वही है, मैं ये मानता हूँ। तैयारियों के लिए प्लेटफॉर्म और उपलब्ध होने चाहिए, ऐसा लगता है आपको यहाँ पर? प्लेटफॉर्म ऑलरेडी उपलब्ध है, यूज़ करने के लिए आपके अंदर में इंटरेस्ट होना चाहिए। जो अच्छा यूज़ करता है, अच्छा यूज़ कर पाता है, वो आगे निकल जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वाई अक्षय कुमार साहब। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए कहाँ से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, मेहनत आप करेंगे तो मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं। बहुत साफ इन्होंने कहा, अगर पढ़ाई का समय तो केवल आप पढ़ाई ही करिए, उस समय कोई दूसरा काम ना करिए। और सबसे बड़ी बात है, सब्जेक्ट जब आप चूज करते हैं तो बहुत एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि वही सब कुछ तय करता है आने वाले समय में। तो अवसरनामाओं के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।